Hello everyone, welcome to the teleconferencing sessions for DECE which have been going on for some time now. आज हमारा पूरे 2 घंटे का सत्र है 3 बजे से लेके 5 बजे तक. तो पहले 3 से 4 मेरे ख्याल में हम कॉल्स नहीं लेंगे, 4 बजे के बाद ही कॉल्स लेंगे. 2 अनाउंसमेंट्स सभी को बता दूं कि असाइनमेंट्स की डेट हमने थोड़ी बदल दी है आप लोगों की सुविधा के लिए. गौर से नोट कर लें और इस बारे में बार बार दोबारा फ़ोन ना करें. DEC 1 का असाइनमेंट आपको 31 जनवरी को देना होगा. DECE 2 का असाइनमेंट आपको 28 फरवरी को देना होगा और DEC 3 का असाइनमेंट आपको 31 मार्च को देना होगा. ये जो आपके ऑनलाइन असाइनमेंट अवेलेबल है उसमें अभी ये बदलाव नहीं हो पाया है, पर अगले 2-3 दिन में फ्राइडे तक ये बदलाव कर देंगे. रिपीट कर रही हूँ, इस बात पे फ़ोन ना करें. DEC 1 का असाइनमेंट आप 31 जनवरी तक दे सकते हैं. DEC 2 का असाइनमेंट आप 28 फरवरी तक दे सकते हैं. DEC 3 का असाइनमेंट आप 31 मार्च तक दे सकते हैं. और ये चेंजेस आपको ऑनलाइन भी आपको दिख जाएंगे अगले 2-3 दिन जो आपका असाइनमेंट अपलोडेड है. एक दूसरी मेन बात ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ कि क्वेश्चंस केवल असाइनमेंट के ऊपर आ रहे हैं. मैं समझती हूँ कि सबको असाइनमेंट करने की काफ़ी टेंशन है और करना चाहते भी हैं, परंतु ये जो रोज़ आपके लिए बहुत स्पेशल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन हैं जो रोज़ लाइव आपके लिए दिए जा रहे हैं, इसमें अगर आप अपने कोर्स मटेरियल संबंधी प्रश्न अगर नहीं पूछते, अगर हम विषय से संबंधित चर्चा नहीं करते, तो आप इन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं. केवल असाइनमेंट फुलफिल करना या असाइनमेंट कंप्लीट करना ही इग्नू का कोर्स करने का मीनिंग नहीं है बिल्कुल भी. वो बहुत एक छोटा सा आपका गोल है. ज़रूर आपको पास होने के लिए असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, पर एज टीचर्स वर्किंग इन प्री स्कूल एजुकेशन हमारी नज़र कहीं इससे आगे होनी चाहिए. केवल अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने तक ही हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए. सो आई वॉन्ट टू स्ट्रेस दैट इट विल द पर्पज़ ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग इन इग्नू in distance education, the purpose is that the student reads the course material and then asks relevant doubts, questions, comments. You all are practicing teachers. आपकी अपने कुछ अनुभव हैं, वो अनुभव आपके कहाँ तक हमारे कोर्स मटेरियल से मेल खा रहे हैं, आपको क्या मन में दुविधाएं हैं. Those are the sort of questions I would be very happy to entertain. And today we have 2 hours. आज 2 घंटे हैं हमारे पास. तो कुछ जब लोगों ने अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो केवल असाइनमेंट के ऊपर फोकस रख के कोर्स को पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. पास भी करेंगे तो नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे. तो यहाँ रोज़ मैं आ रही हूँ और रोज़ यहाँ पे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र लाइव दिए जा रहे हैं और सभी प्रोग्राम्स में इतना लाइव नहीं दिया जा रहा है जितना यहाँ पे दिया जा रहा है. तो मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी, कोर्स मटेरियल पढ़िए और प्रश्न उत्तर कोर्स मटेरियल के ऊपर आधारित विषय संबंधित चर्चा के ऊपर क्वेश्चंस रेज करिए, ताकि आप जो अपने प्रोफेशन में एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और बेहतर हो सके. और स्टूडेंट्स को, जो आप बच्चे जो आपके हैं जिनके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा आपका जो एक टीचर के रूप में जो व्यवहार है वो ज़्यादा और बेहतर हो, वो उसमें और निखार आए. तो इन शब्दों के साथ आज का जो हम टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 22 DEC 1 ब्लॉक नंबर 5. इस यूनिट का टाइटल है परिवेश का अन्वेषण,
एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट। तो हमारे जो पूरे ब्लॉक 5 और 6 हैं वो इसी पे आधारित हैं कि एक प्री स्कूल सेंटर में हम किस प्रकार अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ, क्रियाएं और खेल क्रियाएं बच्चों के साथ आयोजित कर सकते हैं। हमने पहले वाले सत्र में ये समझा कि खेल का मतलब केवल बाहर भागा दौड़ी करना या जिसको हम आम रूप में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना ये है, ये नहीं है। खेल से हमारा मतलब है वो कोई भी क्रिया जो बच्चा अपनी इच्छा अनुसार करता है, जिसमें बच्चे को रोचक और मज़ा आता है और जो उसकी डेवलपमेंट के लेवल के आधारित है। तो क्योंकि बच्चे खेल अपने आप ही खेलते हैं, इसलिए प्री स्कूल शिक्षा का जो हमारा माध्यम है वो खेल के माध्यम से होना चाहिए। यही सब चर्चा हम करते आ रहे हैं। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो बच्चे का आसपास का परिवेश है, क्या वो शाला पूर्व शिक्षा में सम्मिलित हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस प्रकार? तो यानी हमारी ये धारणा है इस पूरे कोर्स में कि शाला पूर्व शिक्षा का अर्थ या उसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि बच्चों को हमने ABC पढ़ाया या उनको हमने क ख ग सिखाया या वो कुछ 4 शब्द बोलने लगे या उनको 1 to 20 लिखना आ गया या 1 to 100 लिखना आ गया। इस प्रकार का औपचारिक हमारा लक्ष्य नहीं है शाला पूर्व शिक्षा का। हमारा शाला पूर्व शिक्षा का लक्ष्य है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे के लिए हमारी पढ़ाने की जो शैली है, द बेसिस ऑफ आवर टीचिंग इज प्ले, दैट मीन्स द स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। इसमें मतलब ये भी नहीं है कि टीचर ने कुछ नहीं करना है, टीचर ने बच्चे के प्ले को गाइड करना है। तो उसी सत्र में आज देखते हैं, लेट अस सी कि एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट यूनिट हम करेंगे तो व्हाट इज इट दैट वी विल लर्न इन दिस। इसके यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देखते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है, हम ये समझेंगे कि परिवेश के वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके आसपास हम खेल क्रियाएं बच्चों के लिए बना सकते हैं। हम ये समझेंगे कि बच्चे किस प्रकार मूर्त अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और अगर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस ना हो तो क्या हो सकता है। हम ये समझेंगे कि बच्चों को सिखाते समय उनकी फीलिंग्स के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उनके फीलिंग्स जो वो व्यक्त कर रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करें और अपना एंथुजियाज्म दिखाएं। बच्चे जो सीख रहे हैं, जो हम गतिविधि बच्चे के साथ कर रहे हैं, हम कहाँ तक एंथुजियास्टिक हैं। बच्चों को सुसंगत लर्निंग एक्सपीरियंसेस दें, यानी एक्सपीरियंसेस शुड बी रेलेवेंट टू द चाइल्ड। बच्चों को अगर ट्रिप पे ले जाना हो तो पहले समझें कि ट्रिप का मतलब क्या है। छोटे बच्चों के संदर्भ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रिप एंड टू हाउ टू ऑर्गेनाइज सच अ ट्रिप। शाला पूर्व केंद्र में हम डिस्कवरी एरियाज कैसे स्थापित कर सकते हैं, डिस्कवरी एरिया से हमारा क्या मतलब है, एंड हाउ कैन दीज बी सेटअप। प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करने में हमारे क्या स्टेप्स हैं, क्या चरण हैं, किन स्टेप्स से हमें होके जाना है। और इस यूनिट में हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ थीम्स के, जिसके इर्द गिर्द परिवेश आधारित थीम्स, जिसके इर्द गिर्द बच्चों के लिए प्ले एक्टिविटीज़ आयोजित की जा सकती हैं। और अंत में हमारा एम इस यूनिट से ये है कि हम बच्चों के अंदर किस प्रकार एक साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो डेवलप करें। अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ये समझने की, साइंटिफिक थिंकिंग हम क्या कह रहे हैं। लोग ये पूछ सकते हैं या मन में ये शंका आ सकती है कि 3-4 बच्चे के संदर्भ में, 3-4 साल के बच्चे के संदर्भ में साइंटिफिक थिंकिंग का क्या मतलब है। इज दैट स्मॉल चाइल्ड साइंटिस्ट? व्हाट आर वी मीनिंग बाय सेइंग सच अ बिग वर्ड टू फॉस्टर साइंटिफिक थिंकिंग इन चिल्ड्रन। तो इसमें अगर 2 मिनट हम सोचें तो हम ये पाएंगे कि साइंटिफिक थिंकिंग से हमारा तात्पर्य क्या है। साइंस का क्या मतलब है। साइंस मतलब जो साइंटिस्ट है क्या काम करते हैं। साइंटिस्ट लोग कुछ, उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ये करके देखें तो क्या होगा। आइडिया आने के बाद वो उस चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन अपनी करते हैं। ऑब्जर्वेशन करके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट पे जो रिजल्ट आता है उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर अगर उनकी जो थ्योरी थी वो प्रूव हुई तो हुई, और नहीं हुई तो दोबारा अपनी थ्योरी रिफॉर्मुलेट करते हैं। बहुत छोटे में और बहुत मोटे तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस प्रकार जो साइंटिफिक थिंकिंग जो एक साइंटिस्ट करते हैं, एक छोटा बच्चा भी किस प्रकार एक साइंटिस्ट ही है अपने उसमें। तो ये थिंकिंग हम बच्चे में जब डेवलप करेंगे, ये हमारा मतलब है साइंटिफिक थिंकिंग का। उदाहरण देके समझें जो हमारे यूनिट में भी दिया गया है। मान लो एक छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे एक साबुन का सोल्यूशन से सोप बबल्स बनाते हैं। तो ऐसा ही कोई बच्चा मान लो एक सोप सोल्यूशन से अपने स्ट्रॉ से बबल्स उसमें बना रहा है, तो वो बना रहा है, देख रहा है, कभी देखता है कि वो
फूंक मारता है तो कुछ बबल्स बनते हैं, फिर थोड़ी तेज फूंक मारता है तो देखता है अरे और बबल्स बन गए, फिर उसको आइडिया आता है, वो सोचता है अच्छा अब मैं धीरे फूंक मारूं, धीरे फूंक मारता है तो देखता है बबल्स कम हो गए, फिर तेज मारता है, फिर और तेज मारता है। तो ये जो बच्चे की एक्टिविटी है, ये एक किस्म से इसका जो पैरेलल है या जो इसकी जो तुलना है हम एक साइंटिस्ट की थिंकिंग से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि फूंक मारने से सोपी सॉल्यूशन में बबल्स बनते हैं। अब जब वो बबल्स बनते हुए देख रहा है तो उसके मन में आता है तेज हवा जाएगी तो क्या होगा, धीरे हवा जाएगी तो क्या होगा, तो वो स्ट्रॉ से अपना जो फोर्स से बबल्स ब्लो करता है उसमें वो परिवर्तन करता है, और जो वो आउटकम चाहता है, ज़्यादा बबल्स बनाना चाहता है तो तेज बनाता है, कम बबल्स बनाना चाहता है तो धीरे करता है। तो ये बच्चे के दिमाग में एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो चल रही है। तो ऐसा अब ये कैसे पनपेगी, ये तब पनपेगी पहले अगर हम बच्चों के इन सभी एक्शंस के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखेंगे। अगर हम इसी में कहें अरे तुमने कहाँ, ये कितना साबुन तुमने वेस्ट कर दिया, तुम ये कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम्हें ठंड लग जाएगी, इस प्रकार के यदि हमारे हैं, या हम सोचते हैं अरे कौन क्लास में बच्चों के लिए सोपी सोल्यूशन इकट्ठा करेगा, कितने में बच्चों को अलग अलग मुझे कंटेनर्स देने पड़ेंगे, छोड़ो उसके बाद मुझे तो साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, सारे तो टेबल पे पानी पानी हो जाएगा। अगर हमारे एटीट्यूड्स, प्रवृत्ति इस प्रकार की है तो हम बच्चों को खोजबीन करने से रोकेंगे। हम ऐसे अनुभव सेटअप नहीं करेंगे अपने शाला पूर्व केंद्र में जहां बच्चों को खोजबीन के मौके मिले, और जब हम ऐसे अनुभव सेटअप नहीं करेंगे तो बच्चों में जो एक साइंटिफिक टेम्पर का विकास है वो नहीं होगा। तो हम एक किस प्रकार हमारा ओरिएंटेशन ये रहेगा कि जो हमारा गिवन सिलेबस है उसको हम ख़त्म करें। तो यही एक अच्छे शाला पूर्व शिक्षक और एक उतने अच्छे शाला पूर्व शिक्षक के बीच में यही डिफरेंस रहेगा कि हम किस हद तक बच्चों की अपनी एक्टिविटी को प्रोत्साहित करते हैं। उसमें हो सकता है हमारी तरफ से थोड़ी प्री प्लानिंग ज़्यादा हो, हमारी तरफ से थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो, बच्चों का जो हमने सेटअप करना है एरिया, हमें मटेरियल ज़्यादा इकट्ठे करने पड़े, हमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके वो एक्टिविटी करनी पड़े, पर इसका जो हम बेनिफिट या जो इसका हम रिटर्न देखते हैं, हम रिटर्न देखते हैं बच्चों के एंथुजियाज्म में, हम रिटर्न देखते हैं बच्चों का इंटरेस्ट इन एजुकेशन। आजकल जो एक मुश्किल ये बात हो गई है कि मेनी चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन बिकॉज और छोटी एज से ही, बिकॉज एजुकेशन जो है उनके लिए उनको मीनिंगफुल नहीं लग रही है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है कि हमने एजुकेशन को किस तरह से औपचारिक और बिल्कुल बांध के रख दिया है कि यही एजुकेशन है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन सब तरीकों की चर्चाएं इस यूनिट में की गई हैं। ये यूनिट मैं कहूँगी कई बार पढ़ने योग्य यूनिट है। यूँ तो सभी यूनिट बहुत पढ़ने योग्य हैं, परंतु इस यूनिट में कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमने एक टीचर के वास्तविक उदाहरण के थ्रू बताई हैं। कमला इज़ अ टीचर इन अ प्री स्कूल, और वो अपने प्री स्कूल बच्चों के साथ किस प्रकार के उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कमला के जो एक्सपीरियंसेस यूनिट में बताए गए हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। हर कुछ तो यहाँ नहीं मैं बता पाऊँगी। उन एक्सपीरियंसेस से ही हमने निकाली हैं सीखने की बातें कि एक प्री स्कूल टीचर को किस प्रकार बच्चों के साथ अपना टीचिंग लर्निंग जो जिस तरीके की वो तकनीक यूज़ करेगी वो कैसे होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके आसपास हम बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। सो एक तो हमारी आसपास हमारी भौतिक एनवायरनमेंट है। भौतिक एनवायरनमेंट से हमारा तात्पर्य है जैसे जो हमारे आसपास एयर, वाटर, वेदर, सीजन्स, डे, नाइट, बादल, बारिश, ये सब हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो ये सब थीम्स के अराउंड हम कई एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अराउंड हम कर सकते हैं, उससे हमारा मतलब है ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, हम सभी ह्यूमन बींग्स, ये सभी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और तीसरा हमारा जो एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का जिसके आसपास हम एक्टिविटीज़ निर्मित कर सकते हैं वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है हमारे पूरा समाज, जिसके कारण हमारा समाज है। तो हमारी कल्चर एंड सोसाइटी, यानी हमारे सामाजिक जो भी त्यौहार, फेस्टिवल्स हैं, या जो हमारी सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब के ऊपर आधारित, घर, इन सब के ऊपर आधारित ये थीम्स लेके हम बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ आयोजित कर सकते हैं। तो अगर हम ऑलरेडी प्री स्कूल में काम कर रहे हैं तो हम ये देखें कि इनमें से कितनी हमारी जो एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं हमारे कितनी कवर अप होती हैं और किस हद तक कवर अप होती हैं। मतलब अगर हम मान लो महीने में 1-2 बार प्लांट्स के ऊपर कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, या महीने में 1-2 बार कोई सामाजिक परिवेश के ऊपर एक्टिविटी कर लेते हैं, तो क्या ये पर्याप्त है?
हमारा मेन मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं इसी में ये चर्चा करेंगे। एक मेन बात जो जब हम एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बच्चे के लिए सुसंगत हो, यानी बच्चे का उसकी एज और उसकी एबिलिटी के ऊपर आधारित हो, और ये हम कोशिश करें देखने की कि बच्चों को खुद क्या स्वयं इंटरेस्टिंग लग रहा है। यदि हम ये देखेंगे कि बच्चों को खुद क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो चीज़ अपने आप ही रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट की है इसलिए मेरे लिए वो चीज़ रेलेवेंट हो जाती है। और साथ ही में जो एक बात हमने इस यूनिट में कही है वो ये है कि सीखने सिखाने के जो टीचर को एक अचानक मौके मिलते हैं उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि जो टीचेबल मोमेंट है उसको हम तुरंत एज अ टीचर ग्रैस्प करें। इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम फ्लेक्सिबल रहें, और जो हमने मान लो कोई एक्टिविटी ऑलरेडी पहले सोची हुई है तो उस एक्टिविटी को हम बच्चों की इंटरेस्ट के आधार पे बदल लें अगर ऐसा मौका आता है तो। इस बात को समझने के लिए हमने जो यूनिट में एग्जाम्पल दिया है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो टीचर थी जो कमला, वो बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है कक्षा में बैठ के, और सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से कहानी सुन रहे हैं। तो अचानक कोई एक बच्चा जो बाहर था, वो बाहर कोई उनके स्कूल के बाहर एक बया का घोंसला गिरता है, तो वो बया का घोंसला लेते हुए अंदर भागता हुआ आता है, और अंदर भागता हुआ आता है तो तुरंत जो है सभी बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो हट के बया के घोंसले के ऊपर चला जाता है। अब कमला तो एक्चुअली वहाँ पे कहानी सुना रही थी। अब टीचर की 2 रिस्पॉन्सेज हो सकती हैं, क्या इनफैक्ट कई रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। और अब आप सोचिए कि अगर 2 मिनट 2 सेकंड आप सोचिए अपने मन में कि मान लो आप अपने प्री स्कूल शिक्षा में कहानी सुना रहे हो और एक कोई बाहर से बच्चा आप ही के क्लास का मान लो कोई बाहर था और अब अंदर आया है और एक हाथ में बया का घोंसला लेके आया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ज़रा मन में बिल्कुल सही सोचें, चाहे बेशक उत्तर तो मुझे अभी आप नहीं दे पाएंगे, पर बिल्कुल सच सच अपने मन में सोचें हम क्या करेंगे। हो सकता है कुछ टीचर उस बच्चे को ही डांट लगा दें, तुम बाहर थे, क्या कर रहे थे तुम, मैं तो अंदर कहानी सुना रही थी, तुम बाहर कैसे चले गए, कब चले गए। दूसरे एक टीचर का रिस्पॉन्स हो सकता है कि अच्छा ठीक है तुम ये ले आए हो, रख दो उसको वहाँ पे, चलो आओ यहाँ पे बैठ के मेरे कहानी सुनो, ये भी रिस्पॉन्स हो सकता है। और एक टीचर का रिस्पॉन्स हो सकता है वो देखे अरे वाह ये तो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ले आया है बच्चा, और सभी बच्चे जो हैं ये तो कहानी से भी हट गया है इनका दिमाग, और जो चीज़ भी बच्चा लाया है इसमें तो कई सीखने के अनुभव मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो वो टीचर एक्चुअली बच्चा जो ये खोज करके लाया है बया का घोंसला, टीचर उसको इन्वॉल्व कर ले और बोले अरे वाह हाँ तुम तो बहुत अच्छी चीज़ लाए हो, देखें तो ज़रा सभी बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, क्या लाए हो तुम, दिखाओ तो। और हो सकता है उस समय उसको अपनी टीचिंग जो वो करना चाह रही थी, जो वो स्टोरी सुनाना चाह रही थी, वो उसको वहीं छोड़नी पड़े और सारा अटेंशन बया के घोंसले पे है। तो अब उससे संबंधित मान लो अगले 10-5 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा भी हो सकता है 20 मिनट, डिपेंडिंग ऑन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, एंड द टॉपिक गेट्स शिफ्टेड कंप्लीटली। सो दिस इज़ वॉट वी मीन व्हेन वी से कि आप जो सीखने का जो मौका है, यूजिंग द टीचेबल मोमेंट, वहाँ पे हमारा मतलब यही से है कि फ्लेक्सिबल होके हमने चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी बदल ली, और अब जो स्टोरी टेलिंग थी उस समय वो एक्टिविटी बच्चे के लिए रेलेवेंट नहीं रही बच्चों के लिए, बिकॉज दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट, नाउ दे हैव फाउंड समथिंग एल्स इंटरेस्टिंग। तो ये बात जो है, ये बात यहाँ पे इसमें एक बात जो हमने तथ्य उभार के लाए हैं वो ये है, खुद आप अपने मन में विश्लेषण करें कि आप लोग खुद एज प्री स्कूल टीचर्स या एज आंगनवाड़ी वर्कर्स हम कितना हद तक इस चीज़ को अपने में लचीलापन करके ये चीज़ लाते हैं या नहीं। बिल्डिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब हमें इंटरेस्ट है किसी चीज़ में पर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, तो उस धारणा से एक्टिविटी कराने का भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं रहेगा। हमें ये ध्यान हो कि हम कब बच्चों को अपने आप को बैकग्राउंड में रखें और कब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें आगे आने की, कि बच्चों को कब, जब ये हमने यूनिट में बताई बात कि कमला बच्चा घोंसला लेके आया, तो कमला के पास वंस अगेन 2-3 चॉइसेस थी। एक तो वो खुद ही अगर बहुत उसको इंटरेस्ट आया बया का घोंसले का, तो वो ये कह सकती थी हाँ हाँ लाओ, अरे ये तो तुम बहुत अच्छी चीज़ लाए हो, लाओ इसके बारे में बात करें। तो हमें पता नहीं, कमला को ये नहीं पता कि बाकी बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो उसने तुरंत अपना भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब बच्चा वो लेके आया बया का घोंसला, तो उसने पहले ये ऑब्जर्व किया कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। तो
उभर के ये आया कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे उस बया के घोंसले में देखने के। तो उसने बच्चों को, बाकी जो बच्चे स्टोरी सुन रहे थे उनको बोलने का मौका दिया। कईयों ने बोला अरे ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे कोई डब्बा लग रहा है, क्योंकि शहरी बच्चे थे, उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो इतने परिचित नहीं थे घोंसले से। तो हर एक का अलग अलग अनुमान था, कोई बहुत ये कह नहीं पाया कि ये घोंसला है। तो पहले कमला ने अपने आप को पीछे रख के बच्चों का उत्साह बनने दिया। मान लो वो पहले ही कह देती है तो अरे ये तो बया का घोंसला है। तो एक किस्म से हम बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। तो उसने 2-4 मिनट अपने आप को चुप रख के बच्चों की अपनी क्यूरियोसिटी डेवलप करने को दी। और जब उसने देखा कि हाँ बच्चे अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, आई कैन टेक दिस फॉरवर्ड, इस चीज़ को, तो तब वो आई और उसने बोला अरे आप सब लोग जो अनुमान लगा रहे हो कि ये है या ये है, वास्तव में यह तो एक बया का घोंसला है। तो जब उसने घोंसले की बात करी तो फिर घोंसले के ऊपर लेके आगे यूनिट में पूरा वर्णन है किस प्रकार से आगे घोंसले के ऊपर लेके बात चढ़ी। तो यूनिट से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। यहाँ मैं मुख्य पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। दूसरी बात एक और जो हमने यूनिट में बात करी है कि हमें सभी कुछ बच्चों को एक साथ नहीं सिखा देना है। हमें उनको जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसमें स्पेस करना है। स्पेस यानी हमें अंतराल देना है। हम कुछ भी जब नया दिखाते हैं तो कुछ चीज़ें बताएं और बच्चों की उन तथ्यों के आधार, कुछ तथ्य बताएं बच्चों को, और उस तथ्य के आधार पे हम उनकी रीजनिंग और प्रॉब्लम स्किल एबिलिटी को बढ़ाने का हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को फैक्ट्स रटा दिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि उस फैक्ट्स के आधार पे हम किस प्रकार बच्चों की रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आगे जाकर को बढ़ा सकते हैं। और थोड़े फैक्ट बताएं और रीजनिंग स्किल्स बढ़ाते हुए फिर दोबारा कुछ अंतराल पे बच्चों को थोड़े से और फैक्ट्स बताएं। तो इसका भी हमने बहुत अच्छी तरह एक एग्जाम्पल जो दिया है यूनिट में। उसमें क्या होता है कि आगे जैसे बात चल रही है तो घोंसले से आगे बात निकलती है और फिर आगे बात निकलती है और आता है कि अच्छा घोंसले में तो चिड़िया जो है अंडे देती है। तो फिर बच्चे आगे बात करते हैं कि चिड़िया के अंडे से तो छोटी चिड़िया पैदा होती है। तो अचानक कोई बच्चा बोल पड़ता है अरे पर मैंने तो आज सुबह अंडा खाया था, तो अब क्या मेरे पेट में चिड़िया का बच्चा आ जाएगा। तो ऐसा जब बच्चे जिज्ञासु बात उसने करी तो वंस अगेन टीचर के पास बहुत तरीके हैं रिस्पॉन्ड करने के। कोई टीचर हो सकता है कह सकते अरे तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। कोई और टीचर उसको हंसी में लेके ही छोड़ सकती है। कमला ने यहाँ पे क्या किया कि उसने इस बात को लिया कि अच्छा बच्चे के मन में ये डाउट है, तो उसने पूरा इस चीज़ को एक साइंटिफिक ढंग से बच्चों को ये समझाया कि कैसे चिड़िया कैसे अंडे देती है और अंडे से किस प्रकार बच्चा निकलता है। अब उसने ये जो सारी डिस्कशन करी ये बच्चों के लेवल पे करी। ऐसे नहीं कि उसने कोई बहुत हाई फाई सी एक्सप्लेनेशन बच्चों को दी, बच्चों के लेवल पे करते हुए उसने ये एग्जाम्पल बच्चों को बताया। और जब ये एग्जाम्पल बताया तो फिर उनसे पूछा कि अच्छा अगर ऐसे होता है, अगर चिड़िया जब तक अपने घोंसले में अंडे के ऊपर बैठेगी नहीं तो अंडा गर्म नहीं होता, बच्चा नहीं निकल सकता। तो अब तो कोई जो इस बच्चे ने अंडा खाया है और ये बोल रहा है मेरे पेट से में जो अंडा है उसमें से बच्चा निकलेगा, क्या ये हो सकता है? तो यानी हम बच्चे की बातों को तुरंत सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, परंतु हम बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं या हम बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम बच्चों से कह रहे हैं कि अब आप खुद सोचो आपको क्या लगता है कि क्या होगा। तो एम इज़ नॉट टू से जस्ट गिव प्लेन फैक्ट्स टू द चिल्ड्रन जो वो याद कर लें। द एम इज़ कि हम उसको बच्चों को ये बताएं कि इस चीज़ से किस प्रकार से वो आगे। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने, यूनिट में ही ये एग्जाम्पल है कि 2 टीचरों ने सोचा कि वो ये बताना चाहती हैं कि पानी में अलग अलग रंग मिलाने से पानी का कलर बदलता है ये, और दूसरी बात बताना चाहते हैं कि पानी में कुछ चीज़ें तैरती हैं और कुछ चीज़ें डूबती हैं। तो एक टीचर ने तो बिल्कुल इसी प्रकार आयोजित किया कि अपने सामने उसने एक पानी का टब रखा, अपने पास कुछ कलर्स रखे और एक एक करके जो कलर थे वो पानी में डिप किए। बच्चे सामने बैठे थे और जैसे उसने लाल किया उन्होंने बोला बच्चों ये क्या रंग हो गया, बच्चों ने बताया। फिर उसने ये रंग डिप किया, उसने बोला बच्चों ये क्या रंग हो गया, और ये बताया। सब कुछ उसके पास रहा। फिर उसने एक कोई हल्की चीज़ ली जो तैरी पानी में और दिखाया बच्चों को कि बच्चों अच्छा देखा तुमने कि ये तो तैर रही है। एक दूसरी चीज़ ली जो डूब गई और बोला देखा बच्चों तुमने ये तो डूब गई है। तो ये एक क्रिया करने का ढंग हो सकता है और हो सकता है आप सबको ये ठीक भी लगे, कईयों को आप में से ये ढंग ठीक लगे कि हाँ ऐसे ही तो करना है, हमें बच्चों को बताना है।
परंतु बात वहीं आई कि क्या हमें बच्चों को बताना है या क्या हम चाहते हैं कि बच्चे आंसर खुद ढूंढें। तो एक दूसरी टीचर ने यही क्रिया कैसे आयोजित करी, वो भी यही कॉन्सेप्ट्स बताना चाहती थी, परंतु वो चाहती थी कि बच्चे इसे खुद डिस्कवर करें। तो उसने बच्चों के, उसके पास 25 बच्चे थे, उसने 5-5 के ग्रुप बनाए, 5 टेबल थे उसके पास, 5-5 के बच्चों के 5 ग्रुप बनाए और हर टेबल पे एक बर्तन रखा है पानी का और कुछ कलर्स रखे और कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए और बच्चों को बोला। तो बच्चों ने बड़ी उत्साह से पूछा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो उसने बोला आज हम, आप लोग सब ये देखेंगे कि पानी में रंग डालने से क्या होता है। तो बच्चे बड़े खुश, अच्छा हम डाल के देखें। उन्होंने बोला हाँ डालो। तो हर टेबल अपने अपने रंग डाल रहा है। कुछ बच्चों को वो रंग का नाम पता है, कुछ को नहीं पता है। जिसको नहीं पता वो जिसको पता है उसके जवाब देने से सीख रहा है। और कोई कह रहा है अच्छा ये तो लाल हो गया, मेरे घर में भी ऐसे ही बिल्कुल रूह अफ़ज़ा का शरबत लाल बनता है। तो ये जो लर्निंग हो रही है आप देख रहे हैं, जिसमें हर बच्चा हर टेबल पे इन्वॉल्व है, वर्सेस जब टीचर ने अपने पास सामान रख के बोल रही है तो उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, कोई तो कहीं और भी उसका ध्यान चला गया क्योंकि केवल वो टीचर जो एक लेक्चर टाइप दे रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे जब अपने आप सेल्फ में इन्वॉल्व होते हैं, फिर एक बच्चे ने अचानक बोला कि मैडम क्या होगा अगर हम 2 कलर एक साथ मिलाएं। तो टीचर ने जवाब दिया आप मिला के देखो क्या होगा अगर 2 कलर एक साथ मिलाएं। अब आप देख रहे हैं जब टीचर के पास खुद ये कंट्रोल था कि वो ही कलर मिला रही थी, तो टीचर ने नहीं सोचा कि मैं 2 कलर एक साथ मिलाऊं। पर जब बच्चों को कंट्रोल, आपने सारा जब फ्रीडम बच्चों को दी है, बच्चे अपनी लर्निंग खुद कंट्रोल कर रहे हैं, सो दे आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विच यू डिडंट इवन थिंक ऑफ। सिमिलरली द थिंग वेंट ऑन टू, बच्चों ने कहा ओके अब हम डुबो के अलग अलग चीज़ें इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ पानी में डूबेगी, कौन सी चीज़ पानी में तैरेगी। और सबने इस प्रकार का जो था एक्सपेरिमेंट वो खुद ही किया और इस प्रकार फिर बातचीत हुई कि कौन सी चीज़ें हैं जो डूबती हैं। क्या ज़रूरी है कि भारी चीज़ डूबेगी और हल्की चीज़ नहीं डूबेगी? क्या बड़ी चीज़ डूबेगी और छोटी चीज़ नहीं डूबेगी? तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन आए जो ज़रूरी नहीं है उनका आंसर सभी हमें उस समय देना है, परंतु जो हम साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में जो हम कह रहे हैं कि वी शुड इनकरेज साइंटिफिक टेम्पर इन चिल्ड्रन, तो ये तरीके हैं जब बच्चे ये सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो देख रहे हैं अच्छा इतनी बड़ी सी पेंसिल तो जो थी वो तो अभी तैर रही है, पर ये जो इतना छोटा सा जो कील था ये डूब गया है। तो उनके मन में होगा अच्छा ये तो लंबाई, इट इज़ नॉट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिटर्मिन्स वेदर इट विल फ्लोट और सिंक, इट इज़ समथिंग एल्स। तो उस समय टीचर हो सकता है जवाब दे भी दे, हो सकता है जवाब ना भी दे, परंतु पॉइंट यह है कि बच्चों को हमने स्वयं खोजबीन करने का, खुद करने का मौका दिया। इसमें हाँ ज़रूर टीचर को थोड़ी सी अपना सेटअप करा है उसने, सामान पहले लाई, हर जगह पे रखा, हर जगह हो सकता है थोड़े से पानी एट्सेट्रा भी बिखरा होगा और इन पानी वगैरह जो बिखरा है इसको उसने बाद में समेटा भी होगा। ऑल ऑफ दैट हैज़ सर्टनली हैपेंड, परंतु वी हैव फॉस्टर्ड चिल्ड्रंस रीजनिंग एबिलिटी, वी हैव गॉन बियॉन्ड फैक्ट्स विच इज़ द पर्पस ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। जो ये हम बात अभी कर रहे हैं यहाँ पे, इसी से एक और जो लर्निंग पॉइंट हमारे को निकल के आता है यूनिट में कि बच्चों से हमें कन्वर्स करना है, उनसे हमें बातचीत करनी है, ना कि लेक्चर देना है। तो जब हम बच्चों के खुद करने का मौका देते हैं, जब उनको हमसे खुद करने का मौका देते हैं, तो जो डायलॉग के चांसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ बोलेंगे, हम कुछ उसके बीच में जवाब देंगे। ये हम यही कह रहे हैं कि अगर हमने कोई लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान नहीं किया है, परंतु वो दिख रहा है कि हो सकता है ये लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हम उसको नकारे नहीं। जस्ट बिकॉज हमने उसे प्लान नहीं किया तो बच्चे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसको लेंगे नहीं, तो ऐसे हम इस चीज़ को नकारे मत। जो कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस उस समय हमारा काम करते करते या किसी क्रिया के दौरान अपने आप प्रकट होता है और बच्चे उसमें रुचि दिखाते हैं, तो हम उस लर्निंग एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा उठाने के लिए सोचना चाहिए उस समय। इसी प्रकार लेवल ऑफ लर्निंग का हमें ध्यान रखना है। जो भी हम एक्सपीरियंस प्लान करें, दे शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड्स एबिलिटीज़। और बच्चों की जो थिंकिंग है वो हमें उन्हें फॉस्टर करना है बाय लेटिंग देम थिंक बिफोर वी मेक अ सजेशन। सो जो सारा ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई कि जिसमें उसने कमला ने बच्चों को कहा कि आप लोग खुद रंग मिला के देखो, आप लोग खुद करके देखो क्या डूबेगा नहीं, उसमें वी आर गिविंग अ चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक. We are not directly telling them once, because we are saying you see what will happen. We are not saying I am telling you when you put water, red color in water, water becomes red.
एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर दैट कोई भी हम एक्सपीरियंस करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे उसे उसी लेवल पे समझ लें. देयर विल बी डिफरेंसेस इन द वे चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वी विल हैव इट इज़ ऑल राइट अगर सभी बच्चे उस चीज़ को ना समझें एक बार में. सो इट इज़ ऑल राइट, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फैक्ट नहीं है, हमारा फोकस है बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना. अगर अभी इस एक्सपीरियंस से कुछ बच्चे उतना थिंकिंग एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाए तो कल दूसरे किसी एक्सपीरियंस से वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे. हम कई नए एक्सपीरियंसेस लगा सकते हैं, परंतु अगर हमारा एग्जाम्पल है, हमारा फोकस अगर फैक्ट है, देन वी गेट वरिड. अरे बच्चों ने तो ये सीखा ही नहीं कि हल्की चीज़ तैरेगी और भारी चीज़, ये तो बात बच्चों ने सीखी नहीं. ये तो हमने बच्चों को कल समझाया था पर वो तो सबको ये बात याद नहीं हुई. तब हमारा फोकस हो जाता है मेमोराइजेशन, याद करने पे. हमारा फोकस तब थिंकिंग पे नहीं होता. तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा विराम देते हैं और थोड़े से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे इसी यूनिट के ऊपर आगे और डिस्कशन करने के लिए.